अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू द लाइव सेशन ऑर्गेनाइज पॉडकास्ट ग्रो टुगेदर। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं मिस हिरा आबना, जिनको हमने इनवाइट किया डिस्कस करने के लिए कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ इंप्रूव किया जा सकता है और हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करें। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं थैंक यू। आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हिरा कि आपने टाइम दिया। नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने मुझे बुलाया आज। अगेन आपका शुक्रिया ज़्यादा कि आपने इस लिहाज से कंसीडर किया इस प्रोग्राम को। अच्छा हीरा, जो पहला पॉइंट आप देख रही हैं कि पाकिस्तान में जिस लिहाज से इन्वायरमेंट है कि लोग हर तरफ से बुरी खबरें मिल रही होती हैं, जब टीवी खोलो तो एक बम्बार्डमेंट होती है, कभी कहीं टेररिज्म एक्टिविटी, कहीं स्नैचिंग, कुछ नहीं तो फिर इन्फ्लेशन, पेट्रोल, डॉलर, गोल्ड, सबकी एक बम्बार्डमेंट हुई जो आपको अजीब सी खबरें मिल रही होती हैं। तो किस तरीके से हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं इंसान अपना को रिलैक्स करे, ये सब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। बट पहले हम आपकी जर्नी डिस्कस करना चाहेंगे हीरा। श्योर, डेफिनेटली, बिल्कुल। आपकी एजुकेशन लाइफ, स्कूल लाइफ किस तरह से स्टार्ट होती है? ओके। अच्छा, तो एजुकेशनल लाइफ अगर मैं डिस्कस करती हूँ, तो आई वाज बोर्न इन अ फैमिली। मेरे फादर जो हैं वो ही इज हैविंग अ मिलिट्री बैकग्राउंड, वो आर्मी ऑफिसर थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। सो उस वजह से मैंने डिफरेंट सिटीज में अपना एजुकेशन कंप्लीट की है। लाइक हर साल या आफ्टर एवरी 2 years वी यूज टू पोस्ट टू अनदर सिटी। तो किसी अगर ये कहूँ कि मैंने एक जगह से अपनी स्कूलिंग शुरू की और एक जगह पे एंड किया, सो दैट वाज नॉट द केस। डिफरेंट सिटीज से किया। क्या होता था कि जब भी मेरी पोस्टिंग होती थी हमारी टू अनदर सिटी, सो एक एंजाइटी होती थी कि अच्छा, अब उस स्कूल में जाना है, अब उस स्कूल में न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं, उन जो पिछले फ्रेंड्स हैं उनको छोड़ना है। सो उनको एक छोड़ने की भी एंजाइटी थी और न्यू फ्रेंड्स बनाने की भी होती थी, डेफिनेटली। सो बट इट वाज अ गुड जर्नी, बन जाते थे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से बन जाते थे। एंड इनफैक्ट अभी अगर मैं याद करती हूँ तो मुझे वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपनी जो साइंस स्टार्टर से लेके जो मेट्रिक किया है या इंटरमीडिएट किया है, वो एक जगह से नहीं किया, हम्म। डिफरेंट सिटी से किया है, और ऑल ओवर पाकिस्तान, फ्रॉम कश्मीर टिल कराची। जबरदस्त। तो सबसे ज्यादा मजा किस सिटी में आया? सबसे ज्यादा मजा आई गेस मुल्तान में आया। मुल्तान वॉज अ वेरी गुड सिटी। इसका एक फायदा आगे ये भी रहा होगा कि आपने डिफरेंट फूड, हर इलाके का जो फूड्स होते हैं उनमें ट्राई किए होंगे, डिफरेंट कल्चर के बिल्कुल। साथ रहने का मौका मिला होगा। तो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि आप अर्ली लाइफ के अंदर इस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लो। तो ट्रू ट्रू, डेफिनेटली, नो डाउट। यूनिवर्सिटी में अगेन बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि आप मैट्रिक इंटर के बाद सब्जेक्ट डिसाइड करना, चूज करना, आपकी ये सब्जेक्ट सिलेक्शन की जर्नी थी, ये कैसी रही? अच्छा, सब्जेक्ट सिलेक्शन की जर्नी, जैसे हमारे यहाँ कल्चर में थोड़ा बहुत एक थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बिलीफ बिठाया हुआ होता है कि लड़कियां हैं तो उन्होंने डॉक्टर ही बनना है। सो क्या था, मुझे भी शौक तो बचपन से था, सिंस मैं अपने फादर को देखती थी आर्मी यूनिफॉर्म में और that और भी लोगों को देखती थी, तो मैं बहुत इंस्पायर होती थी एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन आर्मी डॉक्टर, जो साड़ी पहनते हैं, रैम्स लगाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरमीडिएट में मेरे इतने मार्क्स नहीं आए थे कि मैं आर्मी एएमसी में चली जाती। मैंने टेस्ट दिया था बट नहीं हुआ। सो आई मूव्ड ऑन एंड आई थॉट टू चूज साइकोलॉजी, बिकॉज कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बताया ना, थोड़ी बहुत एंजाइटीज मेरे अंदर भी थी सिंस बचपन से, जो हम शिफ्टिंग इतनी ज्यादा करते थे। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट स्टडी माई सेल्फ, इनको देख के, सब्जेक्ट को पढ़ के, व्हाई नॉट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एग्जैक्टली, अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करूँ, अपनी चीजों को देखूं कि कहाँ कहाँ मुझ में लैकिंग्स आ रही हैं, बिकॉज हर इंसान में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं। सो अपने आप को देखना, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, आई गेस दैट वाज द पॉइंट जब मैंने सोचा कि आई शुड चूज साइकोलॉजी रादर देन गोइंग टू एनी अदर फील्ड। और अब जब मैं देखती हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं बनी, वो कहते हैं ना, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। यस यस क्योंकि यस। अब चीज ये रियलाइज हुई है आके कि मुझे दवाइयों के नाम याद नहीं रहते। मैं भूल जाती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, वो मुझे, मैं डेली में देखती भी हूँ बट मैं भूल जाती हूँ। ठीक है। एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट बहुत याद करती हूँ, बिकॉज मेरे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स भूल जाती हूँ कि अच्छा ये एंटी डिप्रेसेंट थी। और मुझे सर्च करना पड़ता है। तो ये वाली चीज है। तो आई गेस ये एक अलग ही बेहतरी होती है हर चीज में, हम्म। कि जब मुझे दवाइयों के नाम ही याद नहीं रहते, तो इसी वजह से शायद मैं डॉक्टर नहीं बनी। अच्छा नहीं, अगर अम्मी कोई मेडिसिन चाहिए होती है तो अम्मी मुझे पिक्चर खींच के भेजती हैं उस दवाई की, और मैं वो जाके ले आता हूँ। तो मेरे साथ ही मसला है कि जो खुद भी दवाई इस्तेमाल कर रहा था, कोई बात आप पूछता है कि ये आपने कौन सी यूज़ की थी, तो मुझे वो याद नहीं रहता कि यार कौन सी मेडिसिन आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। खाली डिस्प्रिन, पेनाडोल, ये दो एक बेसिक है जो याद रहती है कि यार ये इस्तेमाल करनी है।
बिल्कुल एग्जैक्टली, पैनाडोल का ही फंक्शन हमें शायद याद रहता है। अच्छा हीरा, जब जी। आपने डीलिंग करना शुरू करी डिफरेंट पेशेंट्स के साथ, तो वहां पे आपको कौन सी जनरल प्रॉब्लम रियलाइज हुई कि यार जो मैं जितने पेशेंट से डील कर रही हूँ, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जो कि वो लोग फेस कर रहे हम्म। अच्छा, मेजर प्रॉब्लम जो है हर एज ग्रुप का डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ अपनी करंट जर्नी की, तो मैंने अभी तक अभी भी करंटली आई एम सीइंग एन इंडिविजुअल 5 ईयर ओल्ड बच्चा भी मैं देख रही हूँ, और 75 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो हर एज ग्रुप के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट क्योंकि नीड्स होती है हर एज में इंसान की। टीनेज की अलग नीड्स हैं डेफिनेटली, उनकी अलग हार्मोनल चेंजेस हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, एडल्टहुड की डिफरेंट स्ट्रेसर्स हैं। एडल्टहुड में जब जाते हैं तो एक जॉब स्ट्रेसर आता है, फाइनेंशियल स्ट्रेसर आता है, और फैमिली स्ट्रेसर आता है। ठीक है, फैमिली को कैसे लेके चलना है, बहुत मेजर मेजर चीजें हैं जो कि हर पार्ट में आती हैं। फिर जब ओल्ड एज में इंसान जाता है तो ओल्ड एज के अलग स्ट्रेसर्स हैं कि ओके, अब तो कुछ भी नहीं रहा, मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ कर लिया है, नाउ व्हाट। ठीक है, अब मैं करूँ क्या। उस वक्त शायद इतनी हिम्मत नहीं होती इंडिविजुअल में, तो तब फिर काफी सारी चीजें कंसंट्रेट करने में मुश्किल आना, चीजें भूलने लगना, अल्जाइमर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चीजें लोग बहुत ज्यादा भूलने लग जाते हैं, और भी बहुत सारी डिफरेंट स्किज़ोफ्रेनिया। ओल्ड एज में स्किज़ोफ्रेनिया की ऑनसेट तो खैर 18 या 20 अराउंड हो सकती है, बट ओल्ड एज में भी काफी देखा गया है कि लोगों को चीजें दिखाई या सुनाई देने लग जाती हैं। तो हर एज ग्रुप का आई गेस प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं। तो ट्रू, स्पेशली जो लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं वही टेंशन होती है कि यार जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में जाऊंगा तो वहाँ क्या प्रॉब्लम आएंगी। जो प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं हम्म, उनको ये होता है कि यार मेरी प्रमोशन कब होगी, इंक्रीमेंट्स कब होंगे, ग्रोथ कैसे होगी। और इन सब के साथ एट द एंड जब वो अपने एज पे पहुंचता है उसको होता है कि अब मैं क्या करूं, जब वो सब चीज़ों से फारिग हो चुका होता है। तो एवरी जो आपकी लाइफ साइकिल है उस पर आप डिफरेंट चीज़ों को फेस कर रहे होते हो, फिर हम्म, अगेन वो डिफरेंट इश्यूज आपके साथ फेस करने पड़ रहे होते हैं। अच्छा, इसको हम फिर आगे और बिल्कुल। कंटिन्यू करेंगे ना। बट एक और प्रॉब्लम मैंने नोट किया कि इसमें जो हमारे पास सोसाइटी और कल्चरल प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, आप इसको कैसे देख रही होती हैं? अच्छा, क्या है सोसाइटी कल्चर प्रेशर, नो डाउट, जैसे मैंने बताया ना कि डिफरेंट एज ग्रुप्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ साथ एक तो मेंटल हेल्थ के साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है, कि मैं अगर थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए, तो मैं शायद अपने बॉस को ये नहीं बताऊंगी या बताऊंगा कि आई एम गोइंग टू थेरेपी सेशन। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कान में दर्द है और मुझे ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो मैं बॉस को बता सकता हूँ कि आई एम हैविंग एन ईयर और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा जो एक स्टिग्मा अटैच्ड है हमारे इससे, इस वजह से भी बहुत सारे लोग तो रुक जाते हैं आने में। फिर जब हम बात करते हैं कल्चर और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, तो स्पेशल चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, हमारे पास स्पेशल चिल्ड्रन में आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिसिट बच्चे, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल यानी कि जहनी उम्र उनकी फिजिकल उम्र से कम होती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एक इंसान, बच्चा 15 साल का है फिजिकली, हर साल उसकी एज तो बढ़ रही है, वो 15 साल का है, लेकिन जहनी उम्र उसकी 2 साल। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिन घरों में होते हैं, यूजुअली उनको ये कहा जाता है, उनकी माओ को स्पेशली, कि शायद इसने कोई सजा की है, कोई गुनाह किया होगा जिसकी सजा इसको मिल रही है। ठीक है, इसी ने इसकी गुनाहों की सजा मिल रही है। फिर अगर वही बच्चा फॉर इंस्टेंस वो कहीं बाहर गई है, कहीं मार्केट में गई है, किसी प्ले में बैठी हुई है, और वो बच्चा कोई बिहेवियर टैंट्रम्स शो कर रहा है, अपना ज्यादा एग्रेशन शो कर रहा है या ज्यादा जिद्दी हुआ है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं कि वो हेल्प कर दें, अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा उनको इतना डिमोटिवेट कर देते हैं मदर को कि कैसा बच्चा है, उसको संभाल नहीं पा रही हो, एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा। ठीक है, तो उसको फिर जस्टिफाई करना पड़ता है मदर को। सो आई गेस कि इंस्टेड ऑफ मदर को जस्टिफाई करना पड़े, बिकॉज शी इज ऑलरेडी हैविंग द, वो काफी डिफिकल्टीज का सामना कर रही है, एटलीस्ट के लोगों को थोड़ा सा हेल्प आउट करना चाहिए। उनको जाना चाहिए, दे शुड आस्क, ओके डू यू नीड एनी हेल्प, क्या मैं किसी भी तरह से हेल्प आउट कर सकती हूँ। कि अगर फॉर इंस्टेंस वो प्लेन में है, तो वो प्लेन में मदर भी क्या करे। ट्रू। ठीक है, तो डेफिनेटली वो उसको जो भी उसकी पसंद की चीजें हैं वो तो वो दे ही रही होगी, बट इर्द गिर्द के लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट बनाना चाहिए, देना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इमोशंस की, हम्म। ये इमोशंस तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, हर इंसान फील करता है। पॉजिटिव इमोशंस भी फील करते हैं, हमें खुशी भी होती है, हमें रोना भी आता है। ठीक है, बट कल्चर में शायद ये चीज बहुत ज्यादा बिठाई हुई है कि ठीक है,
खुश हो तो हंस लो, लेकिन रोना है तो रोना नहीं है। ठीक है। अनहेल्दी इमोशन को एक्सप्रेस करना, शायद हमारा कल्चर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर जेंडर बाइसनेस भी फिर आ जाती है कि अगर मेल जो है वो कोई रो रहा है, ऑब्वियसली उनको भी स्ट्रेसेस होते हैं, वो अगर रो रहा है तो उनको ये कहा जाए कि नो यू कैन नॉट क्राई, मेल्स तो स्ट्रांग होते हैं, लड़के तो रोते ही नहीं है। सो आई गेस ये फिर उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती होती है, बिकॉज इमोशन तो उनके भी है ना, वो भी रो सकते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम अपने इमोशंस को पाइल अप करते रहेंगे, उनको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे निकलेंगे? वो गलत लोगों पे निकलेंगे, गलत प्लेसेस में निकल सकते हैं, और गलत तरीकों से निकल सकते हैं। सो इमोशंस को चैनलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो लड़के के हों चाहे वो लड़की के हों, इमोशंस आर देयर। ठीक है। ये जेंडर बायसनेस भी हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा है, जो कि वो कर देती है। एक अच्छा, एक और चीज, मेल रो नहीं सकते, और एक और चीज भी ये है, अनफॉर्चुनेटली स्टिग्मा है कि शायद मेल्स का, लड़कों का खून गर्म होता है तो वो तो गुस्सा कर सकता है। ठीक है। वो गुस्सा कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। तो अक्सर औकात ये भी चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। हमें आइडेंटिफाई करना बेसिकली कि गुस्सा इज अ नेचुरल इमोशन ना, गुस्सा तो सबको आता है, चाहे लड़का हो लड़की हो। और ये आना भी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं आना अनहेल्दी होता है, ये आना चाहिए। बट उसका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, या इंटेंसिटी या ड्यूरेशन है, हमने ये देखना है कि क्या वो जरूरत से ज्यादा तो नहीं आ रहा, इतना जरूरत से ज्यादा कि हमारी जो आपस के ताल्लुकात हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, वो तो इफेक्ट नहीं हो रहे। सो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। फिर हम देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में टीन एजर्स की अगर हम बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बुली भी हो रहे होते हैं। यस, उनमें यस, एक यस, वो बुली हो रहे होते हैं, उनमें एक चीज होती है कि मुझे कंपेयर करना है। यस, ठीक है। मुझे उस जैसा बनना है, उसके ट्रू, इतने फॉलोअर्स हैं तो मुझे भी इतने फॉलोअर्स लेने हैं। यस, ठीक है। मुझे भी, इफ ही और शी इज टॉल थिन स्लिम और स्मार्ट, तो हम्म, मुझे भी वैसा ही बनना है। यस, सो ये सबको आइडेंटिफाई करना कि व्हाई आई नीड टू बी लाइक हिम और हर। मैं तो खुद बहुत अहमियत रखता हूँ अपने आप में। ठीक है। मुझे खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना। हाँ, मैं खुद किसी और से इंस्पायरेशन ले सकता हूँ, किसी और के फॉर इंस्टेंस के उसने कोई गोल अचीव किया है, ठीक है, किसी पोजीशन पे कोई एक्सवाइजी इंसान पहुंच गया है, तो उसके हार्ड वर्क से मैं इंस्पायर हो सकता हूँ, मैं उस जैसी हार्ड वर्किंग करने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस मेरी उस जैसी हो जाए, मैं उस जैसी पतली हो जाऊं, मैं उस जैसी गोरी हो जाऊं, ठीक है, ये क्या करती है? ये हमारे जहनों में स्ट्रेस क्रिएट करती है। ठीक है। हम एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं, हम खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं, हमारी नींद भूख प्यास सब खराब हो जाती है, कंसंट्रेशन लेवल जो है हमारा लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। ठीक है। जब हम खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों से, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो सकती है, हम दूसरों से बात करने में हमें मुश्किल हो सकती है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा चीज बढ़ जाए तो हम सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल अटेम्प्ट पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत कॉमन है। फिर एक और चीज जो हमारे कल्चर में है, ड्रग अब्यूज, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ड्रग अब्यूज को जो टीनेजर्स हैं या यंग एडल्ट्स भी हैं, वो आजकल बहुत इस तरह से लेने लगे हैं कि अगर वेप है तो ये तो कूल, मैं तो कूल लगूंगा ना अगर मैं वेप लूंगा। ठीक है। सो ये उसकी निशानी लोग ले लेते हैं, ये नहीं देखते कि उसके हार्मफुल इफेक्ट कितने हैं वेप के। तो इस तरह की चीजें पीयर प्रेशर के साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पेरेंटल जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, अच्छा फिर इन सब चीजों में वो भी बहुत मैटर करते हैं ना, कि पेरेंटिंग स्टाइल्स हमारे क्या है। क्या मैं बच्चे के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ओके लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, या ये मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कह दिया है तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। या मैं बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहा हूँ बच्चे को कि नहीं, जो करना है कर लो। तो इसमें हमें पेरेंटिंग स्टाइल्स को भी बहुत ज्यादा देखना है, जब हम बच्चों की स्पेसिफिकली बात करते हैं या टीनेजर्स की बात करते हैं, या इवन एडल्ट्स की भी करते हैं, क्योंकि देखिए एडल्ट्स की भी जो पर्सनालिटी बनती है, जो कोपिंग स्टाइल्स बनते हैं, वो उनकी अर्ली एज में हुए हुए एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे बनते हैं ना। तो अर्ली एज में उनकी अपने पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट स्टाइल्स कैसे थे, पेरेंट्स के पेरेंटिंग स्टाइल कैसे थे। ठीक है। क्या वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन तो नहीं थे कि बस मैंने जो कह दिया बस यही है। ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं थी, बहुत ज्यादा निग्लेक्ट तो नहीं किया पेरेंट्स ने बच्चों को। तो ये दोनों चीजें एक्सट्रीम पे जाना इज अनहेल्दी।
ये सब यार चीजें हमें इफेक्ट कर रही हैं। यार आपने बहुत सारे पॉइंट्स को बड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज से एक्सप्लेन किया। और मैं इसको वन में डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो, हाँ, इन सब के साथ बात जो प्रॉब्लम रेज होती हुई होती है कि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और चाहे आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। और जब कॉन्फिडेंस खत्म होता है तो अगेन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो और ज्यादा खराब होते हैं। एक प्रॉब्लम जो आपने हाईलाइट करी है बड़ी कॉमन होती जा रही है, और हम भी फेस कर रहे होते हैं इसको अपनी सोसाइटी में, कि वेप वेप को एक स्टेटस सिंबल के तौर पे समझा जाता है, बड़ा कूल क्लासी लगने के लिए समझा जाता है। इवन जो शायद सिगरेट ना भी पीता वो भी उसको अपने पास रखने की कोशिश करता है, कि जैसे कि उसकी कोई इससे इज्जत बढ़ जाएगी सोसाइटी में, दोस्तों में, थोड़ा सा एक अपना आपको, अच्छा ये आई गेस मुझे लगता है लोग अपना को डिफरेंट दिखाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं सोसाइटी में, कि हम लोगों से अपना को डिफरेंशिएट कैसे करें। तो वो सेल फोन्स और दूसरे आई, ये डिजिटल वॉच, ये सब चीजें आगे पीछे रह गई, तो इसमें से एक नई चीज भी आई कि यार हमारे पास मुंह से धुआं निकलता हुआ नजर आया लोगों को, यार ये क्या नया एक चीज है जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा बिल्कुल। ये वाला जो पॉइंट आपने हाईलाइट किया, ये मैंने भी इस पे भी पॉडकास्ट किया था, सऊदी अरब से हमारी गेस्ट थी, उन्होंने इसको हाईलाइट किया था प्रॉब्लम को, कि ये जो हमारे पास डिफरेंटली एबल्ड किड्स होते हैं तो इनके पेरेंट्स भी काफी सफर कर रहे होते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम तो है कि वो उस पूरे को 24/7 को देख रहे हैं, उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, उसके इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं, उसकी एजुकेशन, और उसके साथ साथ अब कहीं सोसाइटी में जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, अनफेवरेबल होता है उनके लिए, कि वो उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं होता। तो जहाँ एक, अगर हम एट द एंड डिस्कशन करना चाहें तो पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो सपोर्टिव हो, जो कि हेल्पफुल हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे को हेल्प आउट करें और इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। इनमें से कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो कि हम डिस्कशन करके हल ना कर सके। ट्रू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन सब चीजों के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज इज कम्युनिकेशन। यस। अगर इन कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग एक दूसरे से, फैमिली मेंबर से, क्लोज फ्रेंड्स से, तो आई गेस बहुत सारी चीजें तो सिर्फ कम्युनिकेशन से बात करने से ही सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से करने लग जाएं, ठीक है। बजाय इसके कि अगर फॉर फॉर इंस्टेंस मैं कभी कभी ऐसे भी, क्योंकि ड्यूरिंग थेरेपी कभी मैरिटल थेरेपी में कपल्स आते हैं जो कि इस सोच के साथ आते हैं कि ओके व्हाई आई नीड टू चेंज, मैं क्यों चेंज हूँ, हम्म। हम्म। ठीक है। ही और शी नीड्स टू चेंज ओनली। मैं खुद में कोई चेंज नहीं लाऊंगा या लाऊंगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस माइंडसेट के साथ, अपने रिजिड पैटर्न्स के साथ जब लोग होते हैं तो उनकी बिलीफ्स को चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने ये देखना है कि हमारी अब अगेन ये वाली जो चीजें हैं, इतनी रिजिडिटी किसी हम्म। इंसान में तो नहीं आती है, ट्रू। ठीक है। ये बचपन से चीजें डेवलप हो के होती हैं एंड देन एक पीक पे पहुंचती हैं। सो इन सब चीजों के लिए कम्युनिकेशन इज द की। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना। काफी दफा तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि अच्छा ठीक पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। यस। सिक्योर बच्चा यस। वैसे को फील करेगा, हम्म। ठीक है। कैसे मेरा बच्चा एक सिक्योर अटैचमेंट में आएगा, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। सो आई गेस इन सबके लिए अगर अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट हम्म। हो, जिसपे अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, कुछ दिनों से नहीं, कुछ सालों से, सिंस मैं इस फील्ड में जब से आई हूँ, सिंस 2014 मैं एनरोल हुई थी इन साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। मैंने वहां से अपना बैचलर्स किया था एंड देन मैंने एमफिल, अपना मास्टर्स भी वहीं से किया था एंड देन एमफिल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से किया है। करंटली आई एम एन एमफिल स्कॉलर। कोर्स वर्क एंड क्लिनिकल क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो क्या है कि इन सब दौरानिए में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अभी जो है रुझान टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है। बेशक बच्चे, अगर टीनेजर्स भी मेरे पास आते हैं या फिर यंग एडल्ट आते हैं, वो अपनी फैमिली से छुप के आते हैं। काफी दफा काफी दफा फैमिली से साथ भी आते हैं, काफी दफा फैमिली से छुप के भी आते हैं। सो तब ये हमारे लिए भी बीइंग क्लिनिशियंस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ के लिए उसका सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सोशल सपोर्ट नहीं है तो उसके जो प्रोग्नोसिस के चांसेस है, ठीक होने के चांसेस है, वो बहुत लो हो जाते हैं। तो आई गेस फैमिली बहुत मैटर करती है, सोशल रिलेशन इंसान की बहुत मैटर करते हैं। हेरा, आज भी क्यों इतना मुश्किल है, जैसे आपने भी हाईलाइट किया कि अगर कान में दर्द है, सर में दर्द है, तो मसला था इजीली डॉक्टर को रीच कर लेते हो, बस शेयर कर लेते हो। बट क्यों सोसाइटी में आज भी प्रॉब्लम आती है, किसी ने साइकेट्रिस्ट के पास जाना है तो ये होता है कि आप पागल हो गए हो क्या, मतलब एक एक मतलब तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन तो ठीक नहीं है, तो मतलब क्यों जरूरत पड़ रही है, तो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है,
क्या इसके कि अगर किसी को आप रेकमेंड भी कर दो कि आप मिल लो, तो वो उसको भी अपने लिए बुरा समझेगा, तो हिम्मत कैसे होगी, तुमने मुझे ये बोला। तो ये जो इश्यूज है वो कैसे आंसर किया जा सकता है? अच्छा क्या है, एक्सेप्टेंस इस वजह से नहीं है क्योंकि ये शुरू से ही हमारे कल्चर में, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पाकिस्तान का अलमिया है कि मेंटल हेल्थ को इतनी रिकग्निशन इसने कभी दी ही नहीं है। ठीक है। तो जब रिकग्निशन शुरू से ही नहीं मिली तो वो जनरेशन टू जनरेशन चीजें जा रही है ना। अगर मैंने देख लिया किसी घर में कोई इंटेलेक्चुअल डेफिसिट बच्चा है, ठीक है, बजाय इसके कि मैं उसको इंटेलेक्चुअल डेफिसिट का समझूं, उसको स्पेशल समझूं, हमसे थोड़ा सा वो डिफरेंट है, ही नीड स्पेशल अटेंशन ना, मैं उसको ये कहती हूँ कि वो पागल है। ठीक है। कोई इंसान गुस्सा ज्यादा कर रहा है तो मैं कह दूं कि वो पागल है, तो ये क्या है, ये सब स्टिग्मेटाइज्ड है। गुस्सा कर रहा है, उसका तो गुस्सा सारी जिंदगी ही रहेगा, कभी ठीक ही नहीं होगा। ये तो अनट्रीटेबल चीजें हैं। ठीक है। मेरा फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों को कुछ चीज ऐसी बीमारी हुई होती है ना, जब चीजें दिखाई या सुनाई देने लग जाती हैं, जिसमें उसमें हकीकत से ताल्लुक टूट जाता है। अब उसकी अवेयरनेस नहीं है ना लोगों को पता है कि मुझे शायद शुगर की बीमारी हो सकती है, मुझे हार्ट की बीमारी हो सकती है, लंग्स की बीमारी हो सकती है, लेकिन मुझे जहनी बीमारी नहीं हो सकती। लोगों में एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि जहनी बीमारी भी कोई चीज होती है। ठीक है, क्योंकि शायद वो नजर नहीं आती, इस वजह से वो लोग समझते नहीं, लेकिन वो महसूस पूरी पूरी होती है। तो ये स्टिग्मेटाइज्ड है अनफॉर्चुनेटली, हमारे जो बिलीफ सिस्टम जनरेशन टू जनरेशन चलता हुआ आ रहा है उस वजह से भी है। लेकिन अब की ड्यूरिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ हम्म। ये है कि लोगों ने मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के पास आना शुरू कर दिया है। ठीक है। पहले अगर ये बिल्कुल भी नहीं हम्म। था, अब इम्प्रूवमेंट आ रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग। अच्छा यार, इसके अंदर एक और चीज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन हो रही है, तो क्या इसके अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है कि बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है? डेफिनेटली, बिल्कुल, ऑनलाइन कंसल्टेशंस बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, अब डिफरेंट हॉस्पिटल्स ने अपनी ऑनलाइन एप्स क्रिएट की हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं आगा खान हेल्थ सर्विस के साथ काम कर रही हूँ करंटली। उनकी एक ऑनलाइन ऐप है इलाज आसान के नाम से। वहाँ पे मैं आगा खान हेल्थ सर्विस सेंटर्स में भी जाती हूँ अ, अपनी सर्विसेज देने, इन लेकिन मैं पर्सन। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हूँ, हम्म। बिल्कुल इन पर्सन भी देती हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती दैट्स हूँ ग्रेट। उन लोगों को जो कि इन पर्सन नहीं आ सकते। हम्म। ठीक है। एनी रीजन इन पर्सन नहीं आ सकते, या मे बी कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री है, वहां पे मेंटल हेल्थ का इतना वो नहीं है हमको, या वो बाहर बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो हमसे हम्म। लेते हम्म। हैं। सो इस तरह की चीजें भी होती हैं, आई गेस ऑनलाइन कंसल्टेशन इज वेरी नाइस। अपने घर में अपनी एक कंफर्ट जोन में क्लाइंट होता है, सो वहां पे भी बैठे बैठे इसी तरह फेस टू फेस हम सेशन कर सकते हैं। ग्रेट। हेरा, जो नए स्टूडेंट्स हैं और वो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट को एडवाइस यही दूंगी कि जब भी इस फील्ड में आए, इट्स अ वेरी गुड फील्ड, बहुत अच्छी फील्ड है, इसका स्कोप बहुत वास्ट है। नॉट सिर्फ क्लिनिकल की हद तक महदूद नहीं है, एजुकेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, और अब फोरेंसिक साइकोलॉजी भी पाकिस्तान में जो है वो बढ़ रही है। काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने फोरेंसिक साइकोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया है, विच इज ऑल्सो वेरी मेन टू मेन। तो आई विल टेल देम कि डेफिनेटली आए, स्कोप इसका बहुत है। स्कोप, क्योंकि एक ये भी सोच होती है ना कि हम जिस फील्ड में जाएंगे उसका स्कोप क्या है, मुझे यस, नौकरी यस, मिलेगी कि नहीं यस। मिलेगी। ठीक है? तो इससे का एक जवाब ये भी है कि शायद स्कोप आप खुद बनाते हो। ट्रू। आई ठीक एग्री। है, नौकरी मिलना है, हम्म। स्कोप आप खुद बनाते हो, आगे खुद देखना है कि आप खुद कहाँ किस लेवल पे लाया करो, क्या आप वैल्यूएट किस कर फील्ड। सकते हो आप? हम्म। एग्जैक्टली। सो सबसे पहले जब भी किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे साइकोलॉजी में या किसी में भी, खुद पे पहले काम करें। देखें, सेल्फ एनालिसिस करें, आइडेंटिफाई करें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम्म। हम सब इंसान हैं, कभी ना कभी ट्रू। हम अपनी ना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है। हम किसी उसी कंपैरिजन के सर्कल में या तो डूबे हुए होते हैं, या फिर हम किसी और सर्कल में होते हैं। तो जब हम खुद को एनालाइज ही नहीं करते, तो जिस चीज में जो मेरा गोल है, मैं उसकी तरफ कैसे इतना अच्छे से परफॉर्म करूंगी। ठीक है। अपना विजन क्लियर रखें जो भी न्यू आ रहे हैं इसमें। ठीक है, कि मुझे एग्जैक्टली exactly करना क्या है, और एक्सप्लोर करें। शुरू में हम्म। बच्चे एक्सप्लोर नहीं आएंगे, तो एक्सप्लोरेशन इज वेरी नाइस। मैंने खुद यस। बहुत एक्सप्लोरेशन। ठीक है। मेरा इंटरेस्ट किस जगह पे बैठ रहा है, ठीक है, आइदर एजुकेशनल हम्म। साइकोलॉजी मुझे चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी मैंने काम करके देखा है, मैंने ऑर्गेनाइजेशनल में भी काम करके देखा है, बट मोस्ट रिसर्च में भी किया है। पर आई गेस जो मुझे चीज अट्रैक्ट की और जिसमें मैंने सेटिस्फाई फील किया, दैट वाज द क्लिनिकल वन।
ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी शायद क्लिनिकल प्रैक्टिस बेहतर है एज कम्पेयर टू द एजुकेशनल या रिसर्च वाली साइड। सो ये है कि सबसे पहले खुद को एनालाइज करें एंड देन जो है वो सर्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, ट्रू। अपनी एनालिसिस के बगैर सर्व करना आई डोंट थिंक कि हम्म। वो बेहतर होगा, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी में आने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि अगर आप खुद ही बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, यस। तो आप जो है बहुत ज्यादा आप लोगों की क्या सुनोगे। ठीक है, आप हम्म। बहुत ज्यादा खुद उनकी चीजों को में भी आप हेल्प खुद आउट कैसे करोगे? यस। कैसे हेल्प आउट करोगे। आपको मे भी हो सकता है कि वो कोई प्रॉब्लम आपको बता रहा है और आप सोच रहे हो कि ओके दिस आल्सो हैपेंस विद मी। हम्म। ठीक है, तो फिर आप हेल्प आउट करने में थोड़ी सी मुश्किल ट्रू। होगी। ट्रू। यस, कि सबसे पहले खुद को देखें, अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखें, ठीक रखने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि कोशिश तो हम कर सकते हैं। स्ट्रेसर्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, कोई भी यस। इंसान यस। ऐसा आज यस। के दौर में तो नहीं है ट्रू। कि वो स्ट्रेसर के बगैर हो। स्ट्रेसर हर किसी की लाइफ में है। सो बस हमने यही देखना है कि उन स्ट्रेसर से मैं मुकाबला कैसे कर सकती हूँ। यस। मैं अपनी थॉट्स को कैसे चेंज करना है। स्ट्रेसर को मैं चेंज नहीं कर सकती, ट्रू। ना मैं खुद के लोगों को चेंज कर सकती हूँ, बस मैंने अपने सोचने के तरीके को चेंज करना है। बेसिकली यही मेरा अगला तो सवाल था कि बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, जब आप इतने सारी सैड स्टोरी सुन रहे होते हो और सब आपके माइंड में जा रही होती है, तो अपने आप को फ्रेश रखना कितना आसान या कितना मुश्किल फेस आ रही होती है? अच्छा, अपने आप को फ्रेश रखना आई गेस जरूरी बहुत होता है यस। ड्यूरिंग, क्योंकि अगर आप फॉर इंस्टेंस एक 7 से 8 घंटे किसी प्रैक्टिस में गुजार रहे हो और आप बैक टू बैक सेशंस ले रहे हो, या चलो दिन में 5 सेशंस भी ले रहे हो, तो हर इंसान की मल्टीपल स्टोरीज है ना। हो सकता है किसी की कोई ट्रॉमेटिक स्टोरी हो, किसी की कोई अब्यूज की स्टोरी हो, किसी की कोई स्कूल रिलेटेड स्टोरी हो, किसी की कोई जॉब रिलेटेड स्ट्रेस हो, कोई मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। सो इन सबसे कोप हमने तो करना है, यस डेफिनेटली हमने करना है, हमने एम्पथाइज करना है, हमने कॉन्फिडेंशियलिटी में ट्रेन रखनी है, हमने उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है। लेकिन साथ साथ खुद को कैसे हमने बेहतर रखना है, ये बहुत जरूरी है। सो आई वुड रिकमेंड एवरी वन कि अपनी डेली लाइफ में चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो टीचिंग कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर है, इंडस्ट्रियल जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, उन सबको अपने लिए दिन में मी टाइम जरूर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उस मी टाइम में वो क्या करें। एक तो अपने पसंद की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें दे फील गुड। मे बी वो मी टाइम आधे घंटे का ही क्यों ना हो, क्योंकि लाइफ सबकी इतनी बिजी है आज के दौर में कि मी टाइम निकालना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड कि मी टाइम निकालें, उसमें अपनी पसंद की चीज करें। दूसरी चीज ये करें कि अपने पूरे दिन के स्ट्रेसर्स लिखें, आइडेंटिफाई करें कि ओके आज मेरे साथ ये हुआ, कि इस वजह से मुझे बुरा फील हुआ। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करके एनालाइज करें कि इज इट इन माई कंट्रोल या इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। क्योंकि स्ट्रेसेस तो आने ही है ना, कुछ स्ट्रेसेस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है, मैं उनको बेहतर कर सकती हूँ। लेकिन लाइफ में कुछ स्ट्रेसेस ऐसे भी आते हैं जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं होते। तो वो जो चीजें कंट्रोल में ही नहीं है उन पे टाइम वेस्ट करना या उन पे बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, उसका कोई फायदा नहीं। सो आई वुड रिकमेंड कि मी टाइम जरूर रखें, हर इंसान रखे, जिसमें थोड़ा सा ना ये खुद को एनालाइज करें। आपकी आवाज। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। जिस तरीके से आपने तमाम इश्यूज को एक्सप्लेन किया, और एक आम इंसान जो पाकिस्तान में रह रहे हैं को फेस कर रहा होता है, तो जरूरी कि उनको एक अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए और उनको हेल्प आउट किया जाए। लास्ट में हेड ऑफ एडवाइस देना चाहें आप? बस एडवाइस यही है कि डेली अपनी लाइफ में, क्योंकि आजकल जो हमारी इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये भी डेली ना हमें स्ट्रेसर दे रहा है। ट्रू। डेली बेसिस पे एक स्ट्रेसर आ रहा है। सो अपने पास एक डायरी मेंटेन कर ले में भी। ठीक है, डायरी नहीं भी मेंटेन करनी तो गिव योर सेल्फ सम टाइम, इंडिविजुअल टाइम, जिसमें आप खुद से सोचें कि ओके मुझे ये चीज स्ट्रेस कॉज कर रही है, इनमें कौन कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में है। यस। ठीक है, पूरे कंट्रोल पे हो उस पे हाउ कैन आई वर्क, कैसे मैं उसको बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो कंट्रोल में ही नहीं है, डू आई रियली नीड टू गिव टाइम टू दिस थॉट, क्योंकि ये तो मेरे या। कंट्रोल में नहीं है ना। सो थोड़ा सा एनालाइज करें, क्योंकि हमें डेली स्ट्रेसर से डील करना है, और हमारा कंट्रोल सिर्फ अपनी जात तक है, यस। अपनी सोच। यस। हम दूसरों की सोच को कभी भी सो तब्दील ट्रू। नहीं कर सकते। सो ये वाली चीज देखना बहुत जरूरी तो है अपने हर पर किसी के फोकस लिए। करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आपके